जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसी से संबंधित आज मैं हिंदी का भाग 2 लेकर आया हूं दोस्तों। इससे पहले भाग 1 हो चुका है। यदि आपने भाग 1 को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लें। पुलिस वाले एग्जाम में दोस्तों हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप हिंदी पे पकड़ बना लेंगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? मतलब दोस्तों, इसमें जो से आया है वो किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संप्रदान, करण, आपादान। बताइए दोस्तों, कौन सा ही हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी होगा। करण से होगा दोस्तों इसका। अगले प्रश्न को देखते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? संप्रदान, कर्म, करण, आपादान। तो इसमें है दोस्तों कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापकी, अध्यापका, अध्यापिकी। कौन होगा दोस्तों बताइए इसका? तो इसका हो जाएगा अध्यापिका। ये बिल्कुल इसका सही होगा। आगे देखते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए दोस्तों, नायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों नायिका। सी बिल्कुल इसका सही होगा। नायक का नायिका होता है। आगे चलते हैं। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय का स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। कमेंट करिए आप, पांचवें का कौन सही हो जाएगा दोस्तों? तो पांचवें का सही हो जाएगा सी, महाशया। महाशया स्त्रीलिंग होता है महाशय का दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए दोस्तों, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेत्री। क्या होगा दोस्तों? नेत्री होगा। ये बिल्कुल सही होगा। बता दें दोस्तों आप लोग को कि हिंदी को मैंने हर चैप्टर को टच करने की कोशिश किया हुआ है दोस्तों। आप पहले वाले पार्ट को देख लें और इस वाले पार्ट को देख लें, और आने वाले पार्टों को देखेंगे तो मैं हर चैप्टर को लेकर आऊँगा और आप लोग के सामने ऐसे ही प्रैक्टिस करा दूंगा सभी चैप्टरों को दोस्तों। और अपने आप को देख लीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल होगा, सॉरी दोस्तों, अगला हम लोग का होगा प्रश्न 7वां। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? बताइए इसका। तो 7वें का बताइए क्या हो जाएगा? दात्री। क्या होगा दोस्तों? दात्री। इसमें यह दोस्तों ऊपर वाला नहीं रहेगा, दात्री होता है, याद रखिएगा, दाता का दात्री। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इंद्र का बताइए स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? तो इंद्रानी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्रानी होगा। सी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने, य का उच्चारण स्थान बताना है। उच्चारण स्थान बताना है दोस्तों। बताइए, 9 का कमेंट करिए। तो इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों तालु। यंज्ञा का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों तालु। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। उ, छोटा उ है दोस्तों, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइए। तालु, ओष्ठ, कंठ, दंत तालु। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो छोटा उ का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है। आगे देखते हैं। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए दोस्तों, समुच्चय का सही
संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, इसमें कमेंट करिए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बी, समधन उत्धन आय बराबर समुच्चय होगा दोस्तों, याद रखिएगा, बिल्कुल यही सही है इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न होगा, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए दोस्तों, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सूर्यधन उदय। सूर्यधन क्या होगा दोस्तों? उदय। सी बिल्कुल इसका सही होगा। आगे देखते हैं, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महोधन इंद्र, महेधन इंद्र, महाधन इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों महाधन इंद्र। सी बिल्कुल इसका सही होगा, महेंद्र का महाधन इंद्र होता है। आगे देख लेते हैं, क्या आप जा रहे हैं? क्या वाक्य में कौन सा निपात है? यह वाक्य दोस्तों, क्या आप जा रहे हैं, उसमें क्या कौन सा निपात है इसमें पूछ रहा है। अवधारणा बोधक, प्रश्न बोधक, आधार बोधक, आदर बोधक है दोस्तों, तुलना बोधक। तो यह है दोस्तों प्रश्न बोधक। क्या है? प्रश्न बोधक है। आगे देख लेते हैं, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, स्वकारात्मक निपात। यह दोस्तों बलदायक निपात। बल दिया गया कि मैं भी यह जानता हूं। 15 का ए। 16वां प्रश्न होगा, 16वां प्रश्न दोस्तों, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक, निषेध बोधक। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा दोस्तों निषेध बोधक। झूठ मत बोलो में मत का मतलब है निषेध बोधक है यह निपात। आगे देख लेते हैं, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? निषेधात्मक निपात, नकारात्मक, बलदायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, बलदायक निपात है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो तक पर क्या दिया गया दोस्तों? बल, इसलिए बलदायक निपात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 18वां होगा प्रश्न दोस्तों, पशु पक्षी अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? आदर बोधक, बलदायक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? 18 को हो जाएगा दोस्तों, 18 को हो जाएगा बी, बलदायक है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। यह बलदायक निपात है 18वें का। 19 देख लेते हैं, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? आधार बोधक, आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक, अवधारणा बोधक। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों विस्मयादि बोधक निपात है। सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निपात कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 8, 9। तो निपातों की संख्या होती है दोस्तों 9 निपात होते हैं। निपात का मतलब हुआ है दोस्तों जिसपे लिंग, वचन, क्रिया किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निपात कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश बताइए। ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। 21 का हो जाएगा दोस्तों डी। 21 का हो जाएगा डी। उर्वरा मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ भूमि जो होती है उसे उर्वरा भूमि के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं 22वां प्रश्न, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो व्याकरण जानता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण ज्ञाता। 22 का कमेंट करें दोस्तों क्या होगा? तो 22 का हो जाएगा दोस्तों सी, व्याकरण। व्याकरण कहते हैं उसको, व्याकरण को जानने वाले को। 22वें का सी होगा।
30वां, गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, गाली देना, झींग हाँकना, सॉरी दोस्तों डींग हाँकना, क्रोधित होना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों गाल बजाना का मतलब होता है डींग हाँकना। बिल्कुल सी सही है। आगे देख लेते हैं दोस्तों 24वां प्रश्न। अगर मगर करना का अर्थ है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गंवाना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, बहाने बनाना। अगर मगर करने का मतलब क्या है दोस्तों? बहाने बनाना। आगे देख लेते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से बताइए दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। तो 25 का हो जाएगा दोस्तों बी, सच्चिदानंद। जो बी है दोस्तों ये एकदम बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें शुद्ध कौन लिखा है दोस्तों? इससे तो एक प्रश्न कन्फर्म है दोस्तों कि त्रुटि विराम होता है जो दोस्तों जो शब्द सही छांटने वाले होते हैं, एक प्रश्न तो कन्फर्म आएगा इससे। तो बताइए कौन सा हो जाएगा 26 का? तो 26 का हो जाएगा दोस्तों सी, सुसुप्ति। सुसुप्ति होगा दोस्तों, सी बिल्कुल सही होगा इसका 26 का सी। आगे देख लेते हैं सही वर्तनी छाटिए। इसमें दोस्तों बताना है कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा। 27 का बताइए दोस्तों कौन है इसमें सही? तो 27 का है दोस्तों बी, ज्योत्सना। ये बिल्कुल सही है बी 27 का। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द क्या है, इसमें से फिर शुद्ध बताना है दोस्तों। बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो 28 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, संपूर्ण। संपूर्ण में दोस्तों ऊपर बिंदी होती है, यह वाला संपूर्ण नहीं है। इसमें प पे दिया है दोस्तों र की मात्रा और इसमें बढ़ाव की मात्रा, इसमें बढ़ाव की मात्रा है। तो बढ़ाव की मात्रा तो होती ही होती है दोस्तों, याद रखिए। इसमें दोस्तों टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे, जो ए है वही तो सी है। देखिए अब जो ए है वही तो सी है, इसलिए दोस्तों ए या सी दोनों हो सकता है, इसका याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 28 का ए और सी दोनों। आगे देख लेते हैं दोस्तों दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा दोस्तों दयानंद में दीर्घ संधि है। दयानंद में कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। कपीस में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है। बताइए दोस्तों। तो कपीस में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? कपीस में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न होगा 31 सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। इसमें हो जाएगा दोस्तों स्वर संधि है। कौन संधि है? स्वर संधि है सदैव में। अगला प्रश्न होगा 32 सन्मति का संधि विच्छेद होगा। सन्मति का दोस्तों संधि विच्छेद बताना है आप लोग को। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों 32 का हो जाएगा बी, सत धन मति बराबर सन्मति हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 33 इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 33 का कमेंट करेंगे दोस्तों। तो 33 का हो जाएगा बी, इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है, बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न होगा 34 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? प्रश्न में लास्ट तक जरूर ध्यान से पढ़िए दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। तो बताना है कि कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव, परमोदार्य, गुरुपदेश, जलौघ। तो 34 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, गुरु उपदेश या वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 होगा निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि का कौन सा शब्द है? महर्षि, दत्यारी, सूर्योदय, देवेंद्र। कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा बी, दैत्यारी। दोस्तों यह दीर्घ संधि का शब्द है। आगे देखते हैं
इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, पवन, नमस्कार, मनोहर। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा इसमें? तो 36 का हो जाएगा दोस्तों बी, पवन। पवन है दोस्तों जो स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न होगा 37, पवन का सही संधि विच्छेद बताइए। बताना है दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद बताइए। कमेंट करिए आप लोग कि पवन का संधि विच्छेद कौन होगा। तो 37 का हो जाएगा दोस्तों बी, पो धन अन बराबर होता है पवन। याद रखिए बिल्कुल सही है 37 का बी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, सत्कार, हिमालय, निराधार। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी। बी में दोस्तों व्यंजन संधि है सत्कार में। आगे चलते हैं 39, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? नरेंद्र, सज्जन, सदैव, एतएव। 39 का बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो 39 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, एतएव में विसर्ग संधि है। डी बिल्कुल सही है इसका। आगे चलते हैं 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न होगा, उद्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उद्धनहार से कौन सा शब्द बनेगा बताइए दोस्तों? तो बनेगा उद्धार। क्या बनेगा दोस्तों इससे? उद्धार बनेगा। बी बिल्कुल इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं 41, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद बताइए। पर्यावरण का संधि विच्छेद सही क्या होगा दोस्तों? तो परिधन आवरण होता है इसका सही संधि विच्छेद। डी इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं, अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह में, नाक और मुंह दोनों में, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा दोस्तों बी, नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। अगला प्रश्न होगा, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ग के पांचवा अक्षर होते हैं दोस्तों जो सभी अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला देख लेते हैं 44, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 11, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 11। सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अद्भुत, अद्भुत, अनुपम, अपूर्व, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो उसको कहते हैं दोस्तों अभूतपूर्व। डी इसका सही हो जाएगा। डी, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे हिंदी के 45 प्रश्न दोस्तों। और 45 प्रश्न में आपका कितना सही रहा दोस्तों ये हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों ऐसे ही मैं हिंदी के सभी चैप्टरों को लेकर आप लोग के सामने आता रहूँगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक तथा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।